जी हजरात, एक क्वेश्चन है टेस्ट में आया था, उसमें लिखा हुआ था पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के बारे में सुन लें। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दो तरीके से दी जा सकती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। अक्सर आपने बसेस देखी होंगी, एम्प्लॉय करीबी चौक पे आ जाता है, वहां एम्प्लॉयर की तरफ से बस आ जाती है, जैसे स्कूल बसेस होती हैं, तो एम्प्लॉयज को लेते 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 दफ्तर चली जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिल रहा है। लेकिन भाई लोग कहते हैं कि ये बेनिफिट से तो अब एम्प्लॉय की जात को क्या फायदा हो रहा है। आप कहेंगे जी किराया बच रहा है, चलो ठीक है, लेकिन लॉ मेकर की इंटेंशन यहाँ पे ये है कि भाई वो एम्प्लॉय अब जा रहा है दफ्तर, तो दफ्तर जाने के तो बेनिफिट उसको इनकम में ऐड ना करो ना। जैसे दफ्तर की और चीजें होती हैं वो बेनिफिट इनकम में ऐड नहीं होता, तो इसलिए इसको इनकम में ऐड ना करो। लेकिन अगर एक एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है, मिसाल के तौर पे सीईओ है या सेल्स मैनेजर है या सेल डायरेक्टर है, उसको फिर आप ये नहीं कहेंगे गरीबी चौक पे आ जाना। उसको फिर आप पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी की सूरत के अंदर जो है वो एक गाड़ी आप अरेंज करके देंगे उसे, और वो गाड़ी प्रोबेबली एम्प्लॉयर की अपनी नहीं होगी। हो सकता है ऐसा हो एम्प्लॉयर ने मार्केट से गाड़ी कहीं से रेंट आ कार वालों से गाड़ी ली हो और फिर रेंट पे करता हो रेंट आ कार वालों को। लेकिन अगेन, चाहे एम्प्लॉय को आप बस पे पिक एंड ड्रॉप करवाएं, चाहे एम्प्लॉय को डेडिकेटेड गाड़ी पे पिक एंड ड्रॉप करवाएं, जो भी पिक एंड ड्रॉप का खर्चा है वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड ना करें, क्योंकि ये दफ्तर के काम कर रहे हैं आपके। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, इसको दफ्तर का काम समझ लें और इसे इग्नोर कर दें। वाज़े लॉ में गाइडेंस मौजूद नहीं है। वो टेस्ट चेक हुए थे, शायद उसमें भी टीएस से गलती हो गई थी, वो एक सोल्यूशन उसे गलत मिल गया था जिसकी वजह से उसने उसको ऐड कर दिया था। तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी ऐड नहीं होती। टेस्ट भी चेक सही करवा लीजिएगा दोबारा बेशक। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के बारे में लिख लें, विल नॉट बी एडेड इन सैलरी। टेस्ट अगर किसी का गलत चेक हुए तो माजरत। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी विल नॉट बी एडेड इन सैलरी। ओके, कम बैक, पेज 148 पे आ जाएं। पेज 148.4। अच्छा भाई, कल वाला रिवाइज कर लें। कंसिडरेशन आम हालात में होती है एक्चुअल और हायर, सॉरी एक्चुअल और फेयर मार्केट, विच एवर इज हायर। और अगर एसेट लॉस या डिस्ट्रॉय हो जाए तो नहीं, फिर फेयर वैल्यू नहीं। यही मैं अभी सुनना चाह रहा था, कोई गलत बोलेगा। अगर एसेट लॉस या डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंश्योरेंस से जो पैसे मिले या सेटलमेंट से जो पैसे मिले या जुडिशियल फैसला जो आया। और तीसरी और आखिरी बात कल पढ़ा था, एसेट डिस्कार्ड कर दिया, एसेट घर लेके चले गए, या एसेट सीजेस टू बी यूज्ड। इन तीन सूरतों में व्हाट इज कंसिडरेशन रिसीव? फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन घर लेके गए। ओके, वॉच हियर। ये 3 साल हैं आपके सामने। कल लीज खत्म होके लेसी ने एसेट खरीदा था, तो भाई लेसर फिर बेच भी तो रहा है ना। तो आज हम लेसर की बुक्स में बैठ के उसी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, उसकी कॉस्ट है 40 लाख। उसके रेंटल हैं 15 लाख फॉर 3 years। रेजिडुअल वैल्यू एट एंड is 3 लाख। एंड पे रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख है। लेसी बॉट एसेट, लेसी ने एसेट खरीदा, लेसी बॉट एसेट, लेसी ने एसेट खरीद लिया। आज लीज के दरमियान में नहीं खरीदा, आज मैं लीज के एंड पे खरीदवा देता हूं। लेसी बॉट एसेट at end of lease. Lessee bought asset at end of lease. Okay. Now, what will be the tax consequences? What will be the tax consequences? लेसर को 15 लाख का किराया आया, 15 का किराया आया, 15 का किराया आया। ये लेसी के लिए कल रेंट एक्सपेंस था, लेसर के लिए ये क्या होगा? रेंटल इनकम। और लीज के एंड पर
लेसी ने कुछ और पैसे भी दिए। लेसी बॉट एसेट इन एंड ऑफ लीज बाय पेइंग, बोले बोले कितने, बाय पेइंग ₹3 लाख पे करके लेसी ने वो एसेट खरीद लिया। अब बताएं, मैंने कहा था अगर दौराने लीज एसेट खरीदे तो लफ्ज यूज होता है बार्गेन परचेज, और अगर लीज के एंड पे एसेट खरीदे रेजिडुअल वैल्यू। अब बता दें इधर मैं क्या लिखूं, कॉस्ट फॉर लेसी या सेल प्राइस फॉर लेसर, क्योंकि आज मैं लेसर के लिए यही एग्जांपल समझा रहा हूं। कल मैंने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ लेसी और 16 लाख लिखा था, ठीक है। आज यहां क्या लिखूं, सेल प्राइस फॉर लेसर इज 3। तो ये जो 3 है ये लेसर के लिए क्या बनेगा, सेल प्राइस बनेगा, एंड इट्स ओवर। ये सेक्शन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को डील कर रहा था, ये सेक्शन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को डील कर रहा था। लेसर के लिए 15 रेंटल इनकम है, ये कहां लिखा हुआ है, ये तो चैप्टर के पहले सफे पे लिखा हुआ है, ये चैप्टर के पहले सफे पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 127। ढूंढे कहीं, पहले पे नहीं दूसरे पे लिखा हुआ है। Point 3, where a lessor is a scheduled bank or a leasing company and they have amount paid की जगह मैंने क्या लिखवाया था, rental shall be treated as income from business। ये लेसर की कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। आज की हमारी सारी डिस्कशन किसके बारे में हो रही है, लेसर के बारे में। ओके, होल्ड एंड वेट। कल लेसी के लिए ये क्या था, रेंट एक्सपेंस डिडक्शन अलाउड, और इस दिन जो कॉस्ट निकली थी उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन भी निकाली थी, उसका नाम रखा था टैक्स डिप्रिसिएशन। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये तो बेचा है, तो इस साल गेन लॉस निकलेगा, एसेट बेचने पे गेन लॉस आया। वो मैं आपको डेटा दे नहीं रहा WDV का, क्योंकि लेसर की टैक्सेशन आपसे टेस्ट नहीं करेगा पेपर में न्यूमेरिकली, तो ये थ्योरी का सवाल ही मेरे ख्याल से आ सकता है। तो कल लेसी के लिए ये क्या थी, कॉस्ट, आज लेसर के लिए, लेकिन कल लेसी के लिए हमने सेकंड ईयर के एंड पे जो है खत्म करा दिया था। आज मैंने किस ईयर के एंड पे खत्म कराया एग्रीमेंट, तीसरे साल के एंड पे। ओके, नोट इट डाउन, नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। भाई ये हैंड रिटन सफ़े पे नोट कर लो जरा, ये मिसाल अगली दफा के लिए। जी जी भाई, थर्ड रो में आए एक भाई। एक उधर लास्ट रो में आए, रेड शर्ट इधर हो जाए। एक फोर्थ रो में आए, फोर्थ रो में, एक फिफ्थ रो में आए, जल्दी आए। जी फिफ्थ रो में, आगे आगे, अगली अगली रो में। जब तक एसेट लेसी खरीद ना ले तो लेसर के लिए ये रेंटल इनकम है, जब खरीद ले तब ये सेल प्राइस। तो कल वाली मिसाल ही मैंने दोबारा नोट कर दी आपके लिए, लेकिन अब लेसर के लिए नहीं, उसमें फिर इसमें से WDV माइनस होगी तो गेन लॉस आएगा।
ओके भाई, लेसर इतना अक्लमंद होता है कि पढ़ें पे पॉइंट 4 पहले। जी भाई, फर्स्ट रो में आए एक भाई, लेसर इतना अक्लमंद होता है, और इधर थर्ड लास्ट रो में भी आ जाए जल्दी जल्दी कि the actual consideration received by a bank or a leasing company, देखें, the actual consideration received by a bank or a leasing company for asset leased by company to shall be the residual value received on the maturity of lease। इधर फर्स्ट रो में shall be the residual value received on maturity of lease। जी भाई, consideration received is equal to residual value received on maturity। consideration received is equal to residual value received on maturity। जी, what is residual value? 3। अच्छा, can you tell me the amount realized during lease term? Amount realized during lease term will always be greater than 40। 3 plus 45। अब अगली लाइन सुनिएगा जो उसने लिखी हुई है। The condition is that the residual value plus amount realized by lessor during lease term should be greater than cost of asset। लेसर इतना अक्लमंद होता है कि अगर उसने 40 की गाड़ी खरीदी है तो 48, 50, 52, 53 की तो बेचे, कुछ ना कुछ तो रिकवर करे, मुफ्त में तो ना दे दे। तो क्या आम हालात में अगर लेसर अक्लमंद है तो 40 की चीज 38 में बेचेगा या 40 से महंगी बेचेगा? 40 से महंगी बेचेगा। तो अगली लाइन ये लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूं कि लेसर क्या कोशिश करता है, बोले 3 plus 15 into 3 years should be greater than cost, क्योंकि लेसर ने खरीदी कितने की? 40 की। ओके, पढ़े। The condition is that the residual value ऊपर लिखें 3 plus amount realized during the term of lease, बोले 45 is not less को काट देना, is greater than कर दें। is not less तो मुश्किल इंग्लिश होती है। is greater than ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे नॉट लेस का मतलब ग्रेटर नहीं होता, नॉट लेस का मतलब होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन। इक्वल टू भी हो सकती है, नॉट लेस का टेक्निकल मतलब है इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर आप लिखना चाहते हैं। इज
इक्वल टू और ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। इक्वल तो लेसर नहीं रखता वैसे, लेकिन लॉ मेकर की नजर में अगर इक्वल भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। कई दफा लेसर किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उतने की ही दे देता है ताकि फ्यूचर में वो उसके पास आता रहे। जी आप बता दें लेसर गेन लॉस निकालने के लिए कंसिडरेशन रिसीव क्या लेगा? 3। गलती से लोग समझते हैं कि 15 इंटू 3 45 भी कंसिडरेशन रिसीव्ड है। 45 इज नॉट कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 3, consideration received is 3. This 45 is not consideration received, it is rental income. Okay. क्या चीज? हाँ वो आपके स्कोप में नहीं है। मैंने कहते ये तो वैसे ही लेसर आपके स्कोप में है ही नहीं, बस थ्योरी की हद तक याद कर लें। 0.5 शाउर 0.5 के एग्जांपल पढ़े पहले। शाउर इज अ सोल प्रोप्राइटर, अकेला कारोबार चला रहा है, ऑफ शाउर एंटरप्राइजेस हो तेरी खैर। अच्छा, ऑन 31 जनवरी 2008 7 महीने गुजर चुके थे साल को। ये 2018 में सवाल आया था ना, देखिए मार्च 2018 में सवाल आया है, तो फिर आई कैप जो वो साल चल रहा होता है वही वाला यूज करता है अपने एग्जांपल्स में। ऑन 31 जनवरी 2018 साल शुरू हुए 7 महीने हो चुके थे। ऐसी सोल्ड अ फैक्टरी बिल्डिंग, इन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग बेच दी, इंक्लूडिंग लैंड भी बेच दी साथ। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, लैंड तो हो बेचने के लिए, इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10 मिलियन। जी वेट एंड टेल मी, ये 10 मिलियन किसके पैसे हैं? लैंड के पैसे हैं, बिल्डिंग के पैसे हैं? कैसे पता चला आपको? सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड, दोनों चीजें बेची हैं। सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड, तो बिल्डिंग लैंड दोनों बेच दें, कितने की? अब मसला आ जाएगा, आगे ना बताएं, मसला आ जाएगा क्यों? लैंड की अब बेचते हुए गेन लॉस निकालना होता है। लैंड की कॉस्ट कुछ और होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही होगी, लैंड डेप्रिशिएट नहीं, दोनों का गेन लॉस अलग अलग निकालना पड़ेगा। दोनों का गेन लॉस अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों को बेच इकट्ठा दिया। गेन लॉस दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन बेच इकट्ठा दिया है। कल क्या था? कल ये था कि एक एसेट था एरोप्लेन, उसका एक पार्ट बेच दिया। कल एक एसेट में से उसका पार्ट बेचा था, आज दो चीजों को इकट्ठा बेच दिया। क्या चीज स्प्लिट करके नहीं दी? आगे जाने से पहले बताएं। कॉस्ट नहीं, कंसिडरेशन स्प्लिट करके नहीं दी। आज कंसिडरेशन स्प्लिट करके नहीं दी, ठीक है? जैसे अम्मी आपको कहें बेटा ये कंप्यूटर बेचो, अम्मी टेबल भी साथ ही बेचो, तो आप बाहर जाके कंप्यूटर और टेबल 10,000 की बेच आए। अम्मी पूछे बेटा कंप्यूटर कितने का बेचा? अम्मी कंप्यूटर और टेबल 10,000 की। अच्छा कंप्यूटर कितने का? पता नहीं, बस दोनों 10,000 की बेच आया हूं मैं। तो इसी तरह इस बिजनेस के ओनर ने क्या किया? बिजनेस के ओनर की शौर की बीवी ने जाके पूछा, वो भी शौरा थी, शौर की बीवी ने जाके पूछा शौर क्या करके आया हो? उसने कहा 10 मिलियन लेके आया हूं। शौर किस मद में? तो उसने कहा लैंड एंड बिल्डिंग के मद में। अलग अलग नहीं हो रहा मेरे से, चले आगे पढ़े। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वाज 3 एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 5। बड़ा तेज निकला, 3 और 5 8 फेयर वैल्यू थी, बेच के 10 की आया। बलाए शौर है बलाए। अब मेरे ख्याल से ना स्प्लिट हो जाएगी, अब स्प्लिट हो जाएगी कंसिडरेशन शीट। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, कंसिडरेशन इजीली स्प्लिट हो सकती है। आगे चलें किस बुनियाद पे? लेकिन आज फेयर वैल्यू डेट ऑफ सेल की देखेंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। कल कॉस्ट अलग नहीं हो रही थी, आज क्या अलग नहीं हो रही? कंसिडरेशन अलग नहीं हो रही। अच्छा अब क्या रह गया सवाल में? नीचे क्यों डाटा दे रहा होगा? सेल प्राइस पता चल गई कि क्या डाटा दे रहा होगा? कॉस्ट का डाटा दे रहा होगा, खरीदा किस साल था, कितने का खरीदा था, ये सारा बताना पड़ेगा ना, फिर ही गेन लॉस निकलेगा। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड,
ऊपर से बेचने का डाटा दे दिया, अब खरीदने की तरफ आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 2006, सिर्फ 1 साल डेप्रिशिएट होंगी, माने ना माने। यकम जुलाई 6 का मतलब है 30 जून 7, सिर्फ 30 जून 7 डेप्रिशिएट, 30 जून 8 में डेप्रिशिएट ही नहीं होनी, क्योंकि वो तो यकम जनवरी 8, 31 जनवरी 8 को बिक गई है। यकम जुलाई 6 को खरीदने का मतलब है आप एक उंगली रखें यकम जुलाई 6 पे, दूसरी उंगली रखें 31 जनवरी 8 पे। 10 है ना उंगलियां, 2 तो इस्तेमाल करें। एक उंगली 31 जनवरी 8 पे, दूसरी उंगली यकम जुलाई 6 पे। अच्छा जी, आप बता दें दरमियान में कितना अरसा है? यकम जुलाई 6, यकम जुलाई 7 1 साल, यकम जुलाई 8 तो बड़ी आगे की बात है, 1 साल 7 महीने, 1 साल 7 महीने, तो फिर डेप्रिशिएट कितने साल होगा? 1 साल। बेचने के साल में डेप्रिशिएट। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 2006 कॉस्ट ऑफ ₹2 million एंड 6 million रिस्पेक्टिवली। शुक्र है कॉस्ट अलग अलग दे दी, एट अ कॉस्ट ऑफ 2 and 6 रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट अलग अलग दे दी है, लेकिन आज क्या अलग अलग नहीं दी थी? कंसिडरेशन। ओ शुक्र है, डेप्रिसिएशन के रेट भी याद नहीं करने। इस अटेम्प्ट में डेप्रिसिएशन के रेट्स आईकैप ने नहीं दिए थे। आईकैप ने कहा था मैं खुद ही WDV निकाल देता हूं आपको, उसने WDV खुद ही निकाल के दे दिया। अब आपने चेक भी नहीं करना कि वैसे चेक कर लेते हैं ज़बानी, हो सकता है सही निकल आए, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। पकड़े 6 मिलियन को, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, 6 पे लगाएं 10%, 0. कल ज़बानी लगा दें यार, 6 पे 10%, 0.6, और 6 में से 0.6 माइनस करें, हाँ जी 5. लेकिन आपने पेपर में चेक नहीं करना। अगर 5.2 भी लिखी होती आपने इसी को यूज कर लेना था। एज्यूमिंग के डेप्रिसिएशन रेट याद करना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो WDV सवाल में गिवन होगी यू कैन यूज इट। अगर डेप्रिसिएशन के रेट सवाल में नहीं गिवन, डेप्रिसिएशन के रेट आप देख लें सवाल में नहीं गिवन, तो अब WDV एज इट इज गिवन है, और डेप्रिसिएशन के रेट में एज्यूम कर रहा हूं मुझे याद नहीं है। हमारे साल वैसे ही डेप्रिशिएट नहीं करना। ओके, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑन करेक्ट हेड। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या क्या बिक रहा है? लैंड और बिल्डिंग है किसकी? फैक्ट्री की। लैंड और बिल्डिंग है किसकी? और फैक्ट्री का क्या मतलब है? कौन सी इनकम कमा रहा है? अब एक सवाल है बहुत बारीक सा, क्या लैंड और बिल्डिंग इनका बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस है या नहीं? तो उसका जवाब देगा सेक्शन 22, सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन वाला, पेज 131, डेप्रिसिएशन सेक्शन 22, सेक्शन 22 में अगला सफा, पेज 132। बल्कि छोड़ें, आप इधर ही आ जाएं, पेज 131 पे डेप्रिसिएशन। सेक्शन का नाम बताएं, डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन के सेक्शन में पहली डेफिनेशन बताएं किसकी है? अगले सफे पे पहली डेफिनेशन बताएं किसकी है? डेप्रिशिएबल एसेट की। क्या लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है? इसलिए लोग कहते हैं कि सेक्शन 22 लगता ही नहीं लैंड के बेचने पे। इस सेक्शन में बेचना भी डिस्कस हो रहा है, जाएं जरा सफे के एंड पे, बेचना तो बार बार डिस्कस हो रहा है। पॉइंट 8 देखें, पेज 132 पे पॉइंट 8, ऑन डिस्पोजल ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर कंसिडरेशन बढ़ जाए तो गेन, कंसिडरेशन कम हो जाए तो लॉस। डिस्कस हो रहा है कि नहीं गेन लॉस? तो ये सेक्शन तो कहता है गेन लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में डालो, लेकिन किसका? डेप्रिशिएबल एसेट का। लैंड तो डेप्रिशिएबल है ही नहीं, इसलिए लोगों की राय है कि लैंड का बेचना तो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा, चाहे लैंड बिजनेस की क्यों ना हो। कैपिटल गेन का चैप्टर निकालें, कैपिटल लैंड बिजनेस की लैंड बेचना भी कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। ये आज आपको मैं पहली दफा बता रहा हूं। पेज नंबर 200
1, 200 में 1 जमा करें, 201, 201, 3A 3B, 3B, the amount of any gain arising or disposal of immovable property being a constructed property. ओपन प्लॉट लेंगे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेंगे? भाई लैंड तो मैंने माना वो है, लेकिन लैंड पे बिल्डिंग भी तो थी, इसलिए 3A में फॉल करेगा, 3B में फॉल करेगा, 3B में फॉल करेगा। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड। ओके, वापस आ जाए तो लिख लें भाई आज इस शऊर के सवाल के पास कि लैंड का बेचना कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक है। लैंड का बेचना कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक है, बल्कि लिखें बिजनेस की लैंड का, बिजनेस की लैंड का बेचना कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक है। जी जी, हाँ वो तो दलदल को कह रहे हैं ना, दलदल को कुछ लोग कहते थे डेप्रिशिएट कर दो, तो उसने कहा था दलदल को इधर से निकालो, लेकिन लैंड जो वैसे है वो तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएबल नहीं है। ओके, निकालें जी शौर वाला सवाल दोबारा। जी, एक हमने गेन लॉस किस पे निकालना है? गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, और दूसरा गेन लॉस हमने किस पे निकालना है? गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, बोलें बोलें बोलें, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। सवाल की रिक्वायरमेंट पड़े, किस साल का गेन लॉस निकालना है? 20x8 रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, साल नहीं लिखा हुआ, साल नहीं लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं, बेचने की डेट का वाला साल बता देना, 31 जनवरी 2008। तो बेचने की जो डेट है डेट इज 20x8। ओके, कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, नॉट WDV क्योंकि लैंड है। कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की 30 जून 20x7, इसी तरह निकलेगा। ये फॉर्मूलाज तैयार हो गए, पहला पैरा पढ़े जी। कितने की दोनों चीजें बेची? जी, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं इस बात पे कि 10 की लैंड बेची और 10 की बिल्डिंग बेची? नहीं एग्री करते? फिर ऐसा कर लेते हैं, 10 इंटू इनर कॉलम में ले आते हैं, 10 इंटू स्प्लिट कर देते हैं, कंसिडरेशन को पोर्शन कर देते हैं। किस बुनियाद पे? फेयर वैल्यूज की बुनियाद पे। किस दिन की फेयर वैल्यूज? अगर अलग से लैंड बेचते कितने की बिकती, और अगर अलग से बिल्डिंग बेचते कितने की बिकती? तो 3 + 5 8, मल्टीप्लाई किससे? 3 से। अब 10 दोनों जगह नहीं लिखना था, बल्कि 10 को छुरी से काट के लिखना था। जी, इधर कम कटाई आ रही है, उधर ज्यादा कटाई आ रही है। 3 पॉइंट, इन दोनों को जमा करें, 10 लिखना था या 10 लिखना था? 10 लिखना था तकसीम करके।
पढ़े 0.5, पहले लॉ पढ़े ना, फिर गेन लॉस बाद में निकालते हैं। Where two or more assets are disposed of in a single transaction, समझ आई? Where two or more assets are disposed of in a single transaction and the actual consideration for each asset is the total कितनी थी? Shall be किस किस के दरमियान? In proportion to, और ना आज नहीं लिखा होगा disposed of and retained, वो जहाज था उसका एक पार्ट बेच, समझ रहे हैं बात को? कल क्या चीज थी देखें इधर, कल ये एक जहाज था, उसका एक पार्ट बेचा था, और आज क्या है, आज ये बिल्डिंग है, ये दोनों को इकट्ठा बेचा है, दोनों को इकट्ठा बेचा है। तो कंसिडरेशन को तकसीम कर दें किस बुनियाद पे? फेयर वैल्यूज। किस दिन की फेयर वैल्यूज पढ़ें जी? हाँ, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लिखें डेट ऑफ सेल। लॉ में ऊपर 0.5 जो में चलें जी आगे। आप क्या निकालने वाला रह गया भाई? गेन लॉस जी। लैंड की कॉस्ट बता दें। 1.75। चलें जी आगे। WDV जी, WDV 5.4 जी, बताएं। कितना 0.85। पेपर दे के बाहर निकले यार। वो शोर वाला, हाँ यार शोर वाला सवाल बड़ा जबरदस्त हुआ। अच्छा यार वो उसमें कंसिडरेशन कॉस्ट से ओए यार क्या हो जाता है, उस दिन कजन की शादी थी, मैं रिवाइज नहीं कर सका था। छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती हैं। उस दिन दोस्त आ गए थे, मैं निकल गया था, वो लेक्चर रिवाइज नहीं कर सकता यार। बट यू कैन डू, आई कैन डू। अच्छा जी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ रही है। कंसिडरेशन कितनी है और कॉस्ट? एक्सटेंड द WDV, एक्सटेंड द WDV। शादियों का सीजन चल रहे हैं, जाएं और कजनों की शादियां कराएं। आप लोगों को पढ़ाई से क्या लेना देना? कॉस्ट लेस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। शादियों से क्या लेना देना मैंने कह दिया। अच्छा कॉस्ट बोले 6, नहीं 6, वो आवाज भी एक आती होती है ना। 6 अकमुलेशन 6 minus 0.6 where the consideration exceed the cost, then extend the WDV and consideration shall be treated as cost। आज आवाज नहीं आई, आज मूड में नहीं मार। ओके 6.25 minus 0.6 5.65 0.6। What you people are noting it down? नोट घर जाके कीजिएगा। मुझे आप बताएं कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंपेयर द टैक्सेबल इनकम अंडर द करेक्ट हेड। ये तो बताया ही नहीं हमने। तो भाई ये करेक्ट हेड देख लें। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है और ये सेपरेट ब्लॉक अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये करेक्ट हेड है।
जी वो आ गया जिसका इंतजार था, स्पेकुलेशन बिजनेस, सेक्शन 19। आज कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, सुबह के झक मारे हैं, 0.45 पढ़ा इतनी देर लगा के। सेक्शन 19.1 टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। ये जो हेडिंग्स बनाई होती है ना छोटी छोटी, ये पास पेपर्स के सवालों को देख के बनाई होती हैं कि पास पेपर में वो क्या हेडिंग यूज कर रहा है, तो वहां से उठा के इस हेडिंग को यहां लिख दिया जाता है, जिसको आप फोकस नहीं करते। टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, वेयर अ पर्सन, बिजनेसमैन, वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस। भाई शुरू हो गया स्पेकुलेशन बिजनेस, पेज 149 पे हम। वेयर अ पर्सन, अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम, अभी देखते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। इट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। इनकम पढ़ रहे हैं ना, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। जो आपको नजर आ रहे हैं मार्केट में वो सारे नॉन स्पेकुलेशन है। आपने जिंदगी में कभी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं देखा, तकरीबन दावे से ये बात मैं कर सकता हूं। तो आपको जो बिजनेस नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं, वो अस्पताल हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो बड़े बड़े जनरल स्टोर हैं, वो फैक्ट्रीज हैं, ये सारे जो आपको बिजनेसेस नजर आ रहे हैं ये कौन से हैं? सारे नॉन स्पेकुलेशन। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम द नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, आपको भी मैंने नहीं बताया स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। ग्राउंड फ्लोर पे आप स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं, नॉन स्पेकुलेशन। फर्स्ट फ्लोर पे आप नॉन स्पेकुलेशन, या फर्स्ट फ्लोर पे आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप नॉन स्पेकुलेशन, फर्स्ट फ्लोर पे स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजली का बिल आया तो क्या दोनों पे पोर्शन करना पड़ेगा? यस। फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस स्पेकुलेशन बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज अ, आप बता दें टोटल हेड कितने हो गए? 6 हेड हो गए। सैलरी, बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी। कितने हेड हो गए? 6 हेड हो गए। बिजनेस के तकसीम हो गए, कितने में तकसीम हो गया? 2 में। स्पेकुलेशन, जिस तरह कैपिटल गेन और अदर सोर्स डिफरेंट हेड है, उसी तरह आज के बाद स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन भी डिफरेंट हेड्स हैं। इतना सारा कहने के बाद देखिए ना ऊपर ए से चलें, ये अलग बिजनेस समझा जाएगा, इस बिजनेस के रिकॉर्ड अलग रखना, इसकी कैलकुलेशन अलग करना, इसके खर्चे अलग करना। इतना कहने के बाद हम सोचने पे मजबूर हो गए, भाई ये बिजनेस भी है या नहीं? कहते हैं हाँ हाँ पॉइंट में है बिजनेस ही। प्रॉफिट्स ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड इन द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहते हैं वो मैं कहता हूं बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस की 2 शाखें बन गई। ऊपर जज्बात में था ये भी अलग करो, ये भी अलग करो, ये भी अलग, डी में आगे ठंडा हो गया, कहते होता बिजनेस ही है, होता बिजनेस ही है ये भी। क्या चीज? हाँ, इनकम या लॉस जो भी आ जाए स्पेकुलेशन बिजनेस से उसको अलग रखो। अलग का मतलब है नॉन स्पेकुलेशन से अलग रखो। एक कॉपी पे स्पेकुलेशन की चीजें लिख लो, दूसरी कॉपी पे नॉन स्पेकुलेशन की, ताकि दोनों के लेजर अकाउंट्स अलग अलग रहें। ई, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शेल बी, नहीं इसको काट दें, लिखें शेल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 11, शेल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 कहां से आ गया? लॉसेस का कौन सा चैप्टर है? 14। माशाल्लाह चैप्टर नंबर भी याद है। चलो एक काम तो किया ना। अच्छा जी, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शेल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 14। ओके चलें जी, पॉइंट 2 2 लाइनें आज पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शंस कल पढ़ेंगे। डेफिनेशन एंड एक्सेप्शंस, पहली 2 लाइनों में क्या है? डेफिनेशन, डब्बे के नीचे लिखें एक्सेप्शंस। डेफिनेशन छोटी है, एक्सेप्शंस ज्यादा है। डेफिनेशन छोटी है, एक्सेप्शंस ज्यादा है। चलें जी एग्जांपल करते हैं डायरेक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस की।
जी भाई, चीजें खरीदने पे एंट्री होती है या आवाजें आ रही हैं? चीजें खरीदने पे एंट्री होती है या चीजें खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट करने पे एंट्री होती है? चीजें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन ना चीजें खरीदी ना पैसे दिए, क्या एंट्री होगी? चीजें खरीद ली, क्या एंट्री होगी? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस में थोड़ी देर के लिए मुझे आप करने दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री भी। पढ़ें, फिर वजह बता दूंगा क्यों कर रहे हैं। जनरल रूल क्या है अकाउंटिंग के अंदर? चीजें खरीदने की एंट्री होती है या चीजें खरीदने के मुआहदा करने की एंट्री होती है? लेकिन फिलहाल मुझे मुआहदे की जनरल एंट्री भी कर दीजिएगा और रोकिएगा मत, वरना मैं आपको रोक दूंगा। इन अगस्त 2015 के अंदर LT signed a contract with ME. LT signed a contract with ME. LT ने ME के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर परचेज। बस रुक जाए, फॉर परचेज। आगे ना पढ़े। LT की बुक्स, ME की बुक्स। LT signed a contract with ME for purchase. Can you tell me परचेज की एंट्री कहां करूं, सेल की एंट्री कहां करूं? इतनी सी लाइन पढ़ के किसकी बुक्स में परचेज की एंट्री करूं, किसकी बुक्स में सेल की एंट्री करूं? गुड, एक्सेलेंट। LT सिंपल सी है, स्पेकुलेशन बिजनेस कोई मुश्किल नहीं है, इजी से लाइनें पढ़ें। LT signed a contract with ME for purchase. Who intends to purchase? Then who will sell? जी एंट्री बताएं। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। किस महीने? अगस्त 2015। जी, ME की बुक्स में एंट्री बताएं। डेटेड आगे ना पढ़ा करें, जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूं। डेटेड डेबिट, सेल क्रेडिट। LT signed a contract with ME for purchase of 500 metric tons. ये क्वांटिटी है या अमाउंट है? तो इसको मैं आउटर कॉलम में नहीं लिख सकता, फिर अभी मुझे पर यूनिट प्राइस चाहिए। 500 मेट्रिक टन मेजे, मेजे मकई, मक्की, ओके। 500 मेट्रिक टन ऑफ मकई, माशाल्लाह 500 मेट्रिक मकई है, मकई है। 500 मेट्रिक टन ऑफ मकई एट 15,000 पर मेट्रिक टन। जी बता दें कैसे फिगर्स निकलेंगी? 500 इंटू रुपीज 15,000 जी 750000 ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कर रहे हैं, फ्यूचर में चीजें मिलनी है। मुआहदे की एंट्री नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। द डिलीवरी वॉज एक्सपेक्टेड इन, बोले बोले चीजें कब डिलीवर होनी है? अक्टूबर में। लेकिन आप कह रहे होंगे चीजें अक्टूबर में डिलीवर होनी है, आपने अभी सेल रिकॉर्ड कर दी है। चलें खैर है, खैर है, अभी सब्र करें। डिलीवर की नहीं, उधर परचेज भी मैंने रिकॉर्ड कर दी है, खैर है। मुआहदे की एंट्रीज में कर रहा हूं। ME agreed to purchase, हाँ हाँ वही मतलब है ना, ME agreed to purchase, वही रीपरचेज ही। ME agreed to purchase, ओह तुम लूटो मची। ME agreed, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। जो सवाल चला रहे हैं मुझे तो चलना पड़ेगा, तो सवाल तो पागल कर रहे हैं मुझे। ME agreed to, दोबारा खरीद लूंगा तुमसे, बेचूंगा, दोबारा खरीद लूंगा। जो सवाल कह रहे चले, ये स्पेकुलेशन अभी खुलने लगा, आप थोड़ी देर में खुल जाएगा जी। ये अब गेम ऑन होने लग गई है। ME agreed to purchase, री का मतलब आपको पता है, क्योंकि वो पहले भी किसी ने परचेज। ME agreed to रीपरचेज, इसको परचेज बैक भी कहते हैं, उसी से वापस खरीद लेना।
एमी एग्री टू रीपरचेज द एंटायर लॉट, लेकिन इसकी प्राइस एग्री नहीं की, ये मसला है। इसकी प्राइस एग्री नहीं की, इसको कहते हैं सट्टा, इसकी प्राइस फ्यूचर पे छोड़ दी, इसकी प्राइस एग्री नहीं की। अब फ्यूचर में जो प्राइस है वो डिपेंड कराएगी किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। ये यहां से गेम शुरू हुई है, फ्यूचर की प्राइस पे छोड़ दिया है, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया है एक एंट्री। दूसरी एंट्री मैंने कर दी है, लेकिन मैं दूसरी एंट्री की अमाउंट अभी इसलिए नहीं लिख सकता कि अभी अक्टूबर नहीं आया। ये जो प्राइस है ये क्या है, ये पार्टीज में तय नहीं हुई, ये डिपेंडेंट है अक्टूबर में जो मार्केट बिहेव करेगी। मुझे कैसे पता चला, पढ़ लें। एट अ प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द, वो जो फ्यूचर में जब सेल होनी है तब जो प्राइस है उस पे ये दूसरी वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है। वो प्राइस अब अलग से कहीं गिवन होगी, वो ढूंढ लेते हैं। इन अक्टूबर प्राइस ऑफ मेज इज इंक्रीज टू 18,000। आगे नहीं पढ़े, आगे नहीं पढ़े। इन अक्टूबर प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू 18,000। जी भाई मुझे बता दें, अगर ये रीपरचेज कर रहा है तो फिर उधर कौन सी एंट्री होगी, सेल की। अगर ये आप परचेज कर रहा है तो मिरर इमेज, अब क्या एंट्री होगी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा ये एंट्रीज किस अमाउंट से करूं, 500 इंटू 9 मिलियन, Allah Akbar. In the end, what happened? In October, price of maize increased to 18,000 and LT sold the entire lot to ME without taking delivery. And LT sold the entire lot without buying. खरीदे बगैर बेच दी। इसको कहते हैं हवाई ट्रांजैक्शन। असल में ना खरीदी ना बेची, और आपस की बात है शायद इन्होंने कभी मकई जिंदगी में देखी भी ना हो। LT देखें LT सोल्ड द एंटायर लॉट विदाउट टेकिंग, ऐसा बिजनेस जिसमें चीजों का बेचना खरीदना मकसूद ना हो, बल्कि प्राइस डिफरेंस से खेलना मकसूद हो। दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब हम यहां पे खड़े होके दोनों की पोजीशन देखते हैं, किसको फायदा हुआ इस ट्रांजैक्शन में, किसको नुकसान हुआ इस ट्रांजैक्शन में। दोनों की पोजीशन देख लेते हैं। सेल में से परचेज माइनस करें या परचेज में से सेल माइनस करें पोजीशन देखने के लिए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो वो तो डिलीवरी नहीं हुई। किस में से क्या माइनस करें तो गेन लॉस निकल आए, सेल में से परचेज माइनस करते हैं जी। सेल माइनस 7.5, सेल माइनस परचेज 1 पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेल माइनस परचेज नेगेटिव 1.5। जी कौन कह रहा होगा मेरी किस्मत जागी, LT। ME को क्या आ गया, लॉस आ गया। तो स्पेकुलेशन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पार्टीज चीज को खरीदना और बेचना पसंद नहीं करती। एक प्राइस आज एग्री करती हैं, वो एग्री करती हैं, एक प्राइस फ्यूचर पे छोड़ देती हैं। अगर ये 15,000 के बाद हो जाता 14,000 का, तो फिर स्टोरी बिल्कुल उल्ट हो जानी थी। फिर इधर आना था और इधर आना था। देखिए ये प्राइस किसके हाथ में है, दोनों के हाथ में नहीं है, दोनों के हाथ में नहीं है ये प्राइस। अब दोनों फ्यूचर को देख रहे होते हैं, एक समझ रहा होता है इमरान खान आ गया है 15,000 से 14,000 पे जाएगा, दूसरा समझ रहा होता है इमरान खान आ गया लेकिन कुछ नहीं होना, 15 से 18 पे जाएगा। अब वो LT सोच रहा था 18 पे जाएगा, 19 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, क्योंकि उसको पता था महंगाई बढ़ रही है।
लेकिन एमई शायद सोच रहा था नहीं भाई नया पाकिस्तान है, तब्दीली आएगी, 15 से 12, 13, 11 पे चला जाएगा, मुझे बड़ा फायदा होना है। तो अब जिस तरह मार्केट ने बिहेव किया, ये अब सोया हुआ बेचारा और ये मुझे खुशी खुशी फिर रहा है, भाई मुझे गेन आ गया। अब होगा क्या ये सुन लें। नाउ चीजों का तबादला नहीं होगा। नाउ एमई विल पे रुपीज, अब ये जरूर होगा, एमई विल पे रुपीज 1.5 मिलियन इन कैश टू एमई विल पे रुपीज 1.5 मिलियन कैश टू एलटी। अब एलटी को चढ़ जाएगा चस्का इस ट्रांजैक्शन का, एमई तो भाग जाएगा मार्केट से, एमई कहेगा भाई नुकसान भी होते हैं इधर, एलटी को चढ़ जाएगा चस्का, और एलटी अब किसी और एमबी को ढूंढेगा, वो कहेगा चल अगली ट्राई करें, अगली ट्राई करें। अब अगली जो ट्राई करेंगे वो आजकल 18,000 रेट चल रहा है, ये वाली प्राइस 18,000 रख लेंगे और फिर अगली में मार्केट पे छोड़ देंगे। फिर जब इसको लॉस होगा ये भी एक दिन भागेगा इंशाल्लाह। So how was it? It was it. जी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का लॉस है और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का गेन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन गेन, इस हेड का नाम सुन लें, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन लेकिन लॉस। नहीं वो फिर दोनों पार्टी सेम होती हैं। चलें जी नोट करें जनरल एंट्रीज, सारा नोट करें, सफे कैन पे जगह है, पता नहीं आप लोगों ने किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर ली हुई थी। ये मैंने लाइन दोनों में कॉमन लिखी है, ये ब्लू वाली लाइन कॉमन में लिखी है। नहीं ये देखें, ये दरमियान में लाइन है, ये एमई की बुक्स हैं, ये एलटी की, ये लाइन दोनों के लिए कॉमन लिखी है मैंने। ये बात आजकल मकई तक नहीं रुकी हुई, आजकल दो जहाज जो है वो समंदर के किनारे बैठे होते हैं और कहते हैं मैंने तुझे नाइकी कंपनी के सारे शेयर बेचे, दूसरा कहता है मैंने खरीदे। अब वो फिर अगेन मार्केट की प्राइसेस देख के आपस में नेट सेटल कर लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हर हवाई चीज पे हो सकती है जिसकी प्राइस मार्केट में अवेलेबल हो। हाँ जरूरी नहीं होता भी है, कभी हर जगह नहीं होता है।
In this section, speculation business means a business, ये भी business से कहता है एक, in which the contract for the purchase, पढ़ लें कुछ नहीं होता, contract for the purchase and the sale of a commodity including stocks and shares, stock भी हो सकते हैं, share भी हो सकते हैं, पढ़ लें definition, is not settled by actual delivery of commodity. लिखें rather we pay cash, rather we pay net cash. नेट का मतलब आपको बता दिया कैसे, सेल माइनस परचेज करके, रादर वी पे नेट कैश. अच्छा, इस ये क्या कह रहा होगा एलटी, मेरा कौन सा वाला गेन आया है, स्पेक्यूलेशन, और ये क्या कह रहा होगा, मेरा कौन सा वाला लॉस आया है. दोनों इसका नाम स्पेकुलेशन ही रखेंगे, एक कहेगा स्पेकुलेशन, दूसरा क्या कहेगा, स्पेकुलेशन लॉस आया. अच्छा ठीक है, पास पेपर में आए. कैश चेक में जैसे भी कर लें, चेक में कर लें. क्या मतलब है, पेज 155, क्वेश्चन नंबर 25. डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पेकुलेशन बिजनेस. जाएं जी, बताएं, आ जाएं बताएं. हाँ जी, ना भाई बिल्कुल नहीं, टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है. पॉइंट 1 लिखेंगे सिर्फ, 2 तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे. डेफिनेशन क्यों लिखनी है, वो पूछ रहे टैक्स कैसे लगेगा, या डिफाइन करो टैक्स कैसे लगेगा. नंबर 1, इसको सेपरेट रखा जाएगा बिजनेस से, इस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से इसकी इनकम अलग कैलकुलेट की जाएगी, खर्चे अलग अपोर्शन किए जाएंगे, लेकिन होगा बिजनेस ही. ये है टैक्स लगाने का तरीका. टैक्सेबिलिटी पूछ रहे हैं, ना के डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, इसलिए सिर्फ 19 का 1 लिख के आएंगे, 19 का 2 नहीं लिख के आएंगे. ओके, अब क्या करें, थोड़ी देर क्वेश्चन, एक्सेप्शंस नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चन 38 निकालें. क्वेश्चन 28 का मोहतरम 3 आया था टेस्ट में, 28 पूरा आया टेस्ट में. ये टेस्ट जो देते होते हैं ना, होते हैं. 28 का बी का 3 ट्रक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ. चलें अब इसको करें डिस्कस. 3 ट्रक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹2. 3 ट्रक 2.5 मिलियन के बिक गए. They were acquired in tax year 2008. The tax WDV of trucks was इतने. The trucks were being used partly for business. पता नहीं कि घर में क्यों ट्रक चलाता है ये, मुझे नहीं समझ आ रही. The rate of depreciation for tax purposes is 20%. ओके, जरूरी नहीं कि घर में ही चलाता हो, 40% हो से हुकूमत को ट्रक दिए हो. हुकूमत आपने रोडें ब्लॉक करनी होती हैं कभी कभी, तो ट्रक यूज कर लिया करो. ओके जी, 3 ट्रक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 2.5 मिलियन. जब भी आ जाए ना पेपर में, जब भी आ जाए पेपर के अंदर गेन लॉस निकालना, तो ऐसे लिखा करें, मैंने कहा था टैक्स गेन लॉस, ये हेडिंग दिया करें, टैक्स गेन लॉस. इसके बाद साल लिखा करें. दे वर एक्वायर्ड इन 2008 एंड द WDV वाज इतने, द ट्रक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ.
ओ सॉरी, पॉइंट बी की पहली लाइन पढ़े, ड्यूरिंग 2009, तो किस साल बेचा है? 2009 में। किस साल बेचा है? 2009 में। पहली लाइन पढ़ के बताएं, बेचा किस साल? 9 में। 3 trucks were disposed of for 2.5 million. Consideration less टैक्स वालों की WDV. 3 trucks were disposed of for 2.5 million. They were acquired in 2008. यहां रुक के बताएं डेप्रिसिएट कितने साल हुए होंगे? बेचे कब? पहली लाइन पढ़ के बताएं, ड्यूरिंग 2009। बेचे कब? खरीदे तो कितने साल डेप्रिशिएट होंगे? 1 साल। गुड। द टैक्स WDV ऑफ ट्रक एट द बिगिनिंग ऑफ 2009, बिल्कुल सही है, ये एंड ऑफ 2008 है। 30 जून 8 की WDV चाहिए होती है। द टैक्स WDV ऑफ ट्रक्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2009 का मतलब है एट द एंड ऑफ 2008, और सिर्फ 8 के एंड तक ही डेप्रिशिएट करने हैं, क्योंकि बेचने के साल में डेप्रिशिएट was 2.4 एंड द ट्रक्स वर यूज इतने इतने इतने। अच्छा जी, टैक्स WDV बताएं। 2.4 एड, याद आ रहा है? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस क्लास में ज्यादा नहीं की हुई, इसकी प्रैक्टिस क्लास में ज्यादा नहीं की हुई, एक दफा सिर्फ किया था सवाल। एड डिडक्शन नॉट अलाउड। जी, वी वर वेरी अनलकी दैट cost was not given in this question. Cost was not given. So I am going to calculate cost through reverse working. The trucks were acquired. ये the depreciation rate is 20%. आप कहेंगे ये रेट आपने क्लास में नहीं पढ़ाया, मैं क्या करूं? लॉ मेकर ने दे ही 20 दिया, जो दिया उस पर चलाते हैं गुजारा। जी, कॉस्ट को सो एज्यूम करते हैं, डेप्रिसिएशन 20, 80। कितनी दफा डेप्रिशिएट हुआ है? 1 साल हुआ है। 1 साल कितना डेप्रिशिएट हुआ है? 20। ये 2.4 80% है, तो 2.4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ गया? 3। व्हाट इज 3? कॉस्ट। अब आप क्या करेंगे? कॉस्ट 3, डेप्रिशिएट सिर्फ किस साल करना है? 8 में। 3 इंटू 20%, 0.6। 2 कॉलम डालेंगे, अलाउड और 0.6 में से अलाउड ना बताएं, नॉट अलाउड बता दें। 0.24। नॉट अलाउड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2.2। ये गेन लॉस आ जाएगा। कितने लोगों ने इस तरह किया था? तस्वीर खींच लें और जाएं। 2.64। सॉल्यूशन बहरहाल किताब में दिया हुआ है, लिखें सवाल।